हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 25 चैप्टर जो है वो ख़त्म किए हुए हैं। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर वो 25 चैप्टर देखें ताकि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन समझ में आए। हमने पिछले चैप्टर में प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच का डिबेट देखा हुआ था। हमने देखा कि किस तरीके से पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920s और 1930s का जो टाइमलाइन था वो ज़्यादातर स्टेलमेट का था, क्योंकि ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो बापू के साथ थे और वो नो चेंजर्स थे, और प्रो चेंजर्स जो थे वो इंस्पाइट ऑफ बीइंग डूइंग वेल इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ज़्यादातर पार्लियामेंट में कुछ कर नहीं पाए। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से पूर्ण स्वराज का जो था वो एक निनाद दिया गया था जिसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस में बदला गया था। वो कौन से क्रूशियल पर्सनालिटीज जो थे वो इस रेजोल्यूशन के पीछे थे। आज इस सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो 1920s और 1930s में हो रही थी। हमने हालांकि पिछले चैप्टर में प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बारे में बात की, लेकिन चंद पैरेलल डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। हमें चाहिए कि हम उनके बारे में भी बात करें। द स्टेलमेट ड्यूरिंग दिस पीरियड सॉ रिसर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट। हमने एक चैप्टर किया हुआ है इसके ऊपर, आप जाकर पिछले वो चैप्टर में देख सकते हैं। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट और रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चैप्टर में हमने पूरे डिटेल में बात की थी कि रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, इनका काम क्या था, और मॉडरेट्स और लिबरल्स के बीच या फिर मॉडरेट्स और गांधीयंस के बीच कितना दबदबा इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जमाया हुआ था। तो आप जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं। Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and their Hindustan Socialist Republican Association was at forefront of independent struggle। तो 1920s और 1930s में कई कॉन्स्पिरसीज हो रही थी। खकोरी कॉन्स्पिरसी हो रही थी, लाहौर कॉन्स्पिरसी हो रही थी, ऐसे कई कॉन्स्पिरसीज हो रहे थे। ढाका कॉन्स्पिरसी भी हो रही थी। तो ये तमाम जितने भी लोग इनके पीछे थे वो रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट थे, जो ना ही बापू के रास्ते पर यानी कि अहिंसा के मार्ग में बिलीव करते थे और ना ही मॉडरेट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव तरीकों में भरोसा करते थे। वो भरोसा करते थे सिर्फ वॉर और बैटल में, यानी कि ब्रिटिश को हराना है तो इट इज ओनली थ्रू वॉर एंड बैटल। तो ज्यादातर 1930s और 1920s के बीच का जो कार्यकाल था वो इनके साथ जो था वो हाईलाइट हुआ था। द INC वॉज क्वाइट प्री ऑक्यूपाइड विद द क्लैश ऑफ प्रो एंड नो चेंजर्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बिजी था तो पैरेलली जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि इसमें जो मेंबर्स थे वो हालांकि INC के ही फॉर्मर मेंबर्स थे, जैसा कि भगत सिंह। दरअसल भगत सिंह जो थे लाला लाजपत राय की मौत के बाद जो थे वो बापू और INC से दूर हो गए थे। तो ज्यादातर INC के ही मेंबर्स थे HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में। तो ये जो थे वो ज्यादातर प्री ऑक्यूपाइड थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर। तो आइए जानते हैं कि 1920s और 1930s के बीच यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के आने के पहले जो सबसे बड़ा बिग चेंज जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हुआ वो साइमंस कमीशन था। तो आइए द साइमंस कमीशन द नेक्स्ट बिग के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हम जान लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड की पिक्चर है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद जो था देयर वाज ब्रॉट एन अरे ऑफ डेवलपमेंट इन सिस्टम थ्रू विच इंडिया वॉज गवर्न, यानी कि हिंदुस्तान को गवर्न करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दिया गया था। तो इन्हीं रिफॉर्म्स का एक हिस्सा था। Diarchy was introduced, that is there were two class of administrators, executive councillors and ministers। हमने पिछले लेसन में इसके बारे में बात किया कि डायरची क्या थी और इसके लिए जो थे वो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मुद्दिमान कमेटी बनाया गया था वो इसी के लिए बनाया गया था। देयर वर टू सेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हुआ करते थे और मिनिस्टर्स हुआ करते थे। The governor was the executive head of the province, बिल्कुल। The subjects were divided into two lists, reserved and transferred। जैसे रिजर्व लिस्ट जो होता था वो रेसिड्यूरी पावर होता था गवर्नर जनरल के हाथ में, यानी कि प्रोविंस फॉर एग्जांपल मानते हैं कि मद्रास प्रोविंस के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके हाथ में पूरे अथॉरिटी, सॉवरेन अथॉरिटी होती थी कि वो अपने रिजर्व लिस्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि इस रिजर्व लिस्ट को लेकर जो डिसीजंस भी लेते हैं वो फाइनली गवर्नर जनरल के हाथ में हुआ करते थे। और जो ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो आइटम्स हुआ करते थे वो प्रोविंशियल असेंबली जो थी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रोविंसेस में होती थी, वो अपना डिसीजन तो लेती थी लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल जो था वो इस पर वीटो यूज किया करता था। तो दिस वाज डायरची।
The size of provincial assemblies was increased. Now about 70% of members were elected. तो देखिए 1919 रिफॉर्म्स में जो आप पिक्चर देख सकते हैं ये दरअसल मॉन्टेगू की पिक्चर है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो मॉन्टेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे फॉर इंडिया और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो उस वक्त वाइसरॉय थे इंडिया के। तो ज़्यादातर 1919 रिफॉर्म्स में ये किया गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते थे उसमें 70% जो मेंबर सब आ रहे थे उन्हें इलेक्ट किया जाता था। पहले जो था वो नॉमिनेट किया जाता था। तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रिफॉर्म्स बॉट बाय 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। द गवर्नर्स असेंट वॉज रिक्वायर्ड टू पास एनी बिल। बिल्कुल हमने वीटो के बारे में अभी बात किया था। ही ऑल्सो हैड वीटो पावर एंड कुड इशू ऑर्डिनेंसेस ऑल्सो। तो नाम के वास्ते जो थे वो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाए गए थे, लेकिन हालांकि द रियल किंग मेकर वॉज गवर्नर जनरल। A bicameral legislature was set up with two houses, Legislative Assembly forerunner of Lok Sabha and Council of State forerunner of राज्य सभा। तो कहीं ना कहीं 1919 के रिफॉर्म्स जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आपको एक डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई 1919 रिफॉर्म्स। दिस एक्ट एक्सटेंडेड कंसोलिडेटेड एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा कि किस तरीके से 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो थे वो मुस्लिम इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, यानी कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो 1919 रिफॉर्म्स ने उसे कंप्लीट किया, उसे लिटरली कंटिन्यू किया और ज़्यादातर जो है वो सिख्स और अलग कम्युनिटी वाले लोगों को भी वो बढ़ा दिया गया था। कम्युनलाइजेशन और भी हद तक किया गया था इलेक्टोरेट का। The franchisee was very limited. It did not extend to common man. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बिल्कुल भी नहीं होता था। हार्डली वुमेन और या फिर किसी दूसरे कॉमन मैन को वोट जो है अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल करने दिया जाता था। The Rowlatt Act were passed in 1919 which severely restricted press and the movement। हमने देखा कि जलियांवाला बाग मैसेकर भी इसी की वजह से हुआ था। Apart from establishment of a public service commission in India, the act also provided that after 10 years, a statutory commission would be set up to study the working of the government under 1919 Government of India Act। तो साइमन्स कमीशन जो था वो इसी एक प्रावधान का रिजल्ट था कि 1919 में 10 साल के बाद एक कमिटी भेजी जाएगी और जिसके बाद जो है एक रिव्यू किया जाएगा कि किस तरीके से और हाउ सक्सेसफुल द 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज। दिस रिजल्टेड इन साइमन्स कमीशन ऑफ 1927। हालांकि 1929 में रखी जानी चाहिए थी, 2 साल पहले ही 1927 में जो था साइमन्स कमीशन बिठाया गया था। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये दरअसल डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की पिक्चर है। हमने देखा कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक जी के अरेस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो लोग गए हुए थे, सिख्स जो ज़्यादातर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास, उन्हीं पर फायर किया गया था जनरल ओ डायर की तरफ से। द साइमन्स कमीशन, आइए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये विस्काउंट साइमन है जो कि साइमन्स कमीशन के चेयरमैन थे। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 MPs फ्रॉम ब्रिटेन हु वॉज सेंट टू इंडिया इन 1928। आप देख सकते हैं कि इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 MPs फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि एक भी हिंदुस्तानी रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं था। हालांकि पहले जितने भी कमिटीज आते थे उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस को या फिर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, बट दिस वाज अ वेरी क्रूड जोक प्लेड ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय ब्रिटिशर्स कि आप एक कमिटी भेज रहे हैं 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने के लिए कि हिंदुस्तान के लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा या नहीं, लेकिन द आयरनी वॉज देयर वॉज नो इंडियन इन दैट कमीशन टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट। दरअसल साइमन्स कमीशन का रीजन ही था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो 1919 एक्ट के तहत आए थे उसे स्टडी करे और एडिशनल रिकमेंडेशंस दे सके। द कमीशन वॉज ओरिजिनली नेम्ड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। हालांकि कमीशन के चेयरमैन साइमन थे, विस्काउंट साइमन, तो उन्हीं के नाम से साइमन कमीशन जाना जाता है। इट केम टू बी नोन एज साइमन्स कमीशन आफ्टर इट्स चेयरमैन सर जॉन साइमन। इंडियन रेस्पॉन्स, तो देखा कि 7 MPs आए हुए थे ब्रिटिश से, लेकिन एक भी हिंदुस्तानी उसमें नहीं था। तो किस तरीके से इंडियंस ने इसका रिस्पॉन्स किया? इंडियंस वर आउटरेज्ड एट देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम कमीशन। भाई आयरनी तो देखिए कि 1919 रिफॉर्म्स जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह दिए गए थे और कमीशन भेजा गया था कि देखने के लिए हाउ सक्सेसफुल 1919 रिफॉर्म्स वर, लेकिन उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। डोंट यू थिंक इट वॉज अ क्रूड जोक? तो बिल्कुल देयर वॉज एन आउटरेज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स।
द कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू बाइकआउट द कमीशन एट देयर सेशंस एट मद्रास इन 1927। आज भी ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं साइमन गो बैक, तो वो कांग्रेस पार्टी का ही नारा था जो मद्रास में 1927 के सेशन में लिया गया था, क्योंकि उन्होंने बाइकआउट किया था इस कमीशन का। द मुस्लिम लीग लेड बाई एम.ए. जिना ऑल्सो बाइकॉटेड इट। तो मोहम्मद अली जिना ने भी इसका बाइकआउट किया हुआ था। व्हेन कमीशन लैंडेड इन February 1918, देयर वर मास प्रोटेस्ट, हड़ताल्स एंड ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री। तो साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, काले झंडे दिखाए जा रहे थे और कई हड़ताल किए जा रहे थे थ्रू आउट कंट्री। People were chanting the slogan Simon go back। तो people were chanting the slogan Simon please go back, we don't need you। The police resorted to lathi charges to suppress the movement। Even senior leaders like Pandit Nehru were not spared। तो पंडित नेहरू पर भी जो थे पुलिसों ने लाठी चार्ज किया हुआ था when he took part in Simon go back event। In Lahore, Lala Lajpat Rai, who was leading the demonstration against the Simons Commission, was brutally lathi charged। He died later that year due to injuries sustained then। तो इतनी बुरी तरीके से लाला लजपत राय को मारा गया था कि थोड़े साल बाद उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह जो थे वो इन्हीं की डेथ से एनरेज्ड हुए थे। तो इन्हीं की डेथ से जो थे भगत सिंह ने एक अलग ही रास्ता पकड़ा हुआ था। तो आइए जानते हैं कि साइमन्स कमीशन और उसके बाद का इम्पैक्ट क्या था। द कमीशन रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1927 में रखी गई थी। 3 साल इन्होंने लिया, स्टडी किया और 1930 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने जारी की। इंडियंस वर अश्योर्ड दैट देयर ओपिनियन विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। हालांकि वो एक ब्लैंकेट अश्योरेंस था, सच्चाई में किसी भी तरीके का ओपिनियन हिंदुस्तानियों का हार्डली लिया गया था या फिर नहीं लिया गया था। It recommended the abolition of diarchy and the setting up of representative governments in the provinces। तो साइमन्स कमीशन ने ये कहा कि आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली उसे आपने फॉलो नहीं किया है। और ये जो डायरची का सिस्टम आपने बनाया है, जिसे ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम कहा जाता है, पहले उसे जो है आप अबॉलिश कर दीजिए। It also recommended the retention of separate communal electorates until the communal tensions had died down। तो 1909 से मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कहानी जो चल रही थी, यानी कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, बाद में सिख्स और दलितों को भी इसे दिया गया था। तो साइमन्स कमीशन ने कहा कि यू शुड रिटेन दैट सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स। The Simons Commission led to the Government of India Act 1935, which acted as the basis for many parts of current Indian Constitution। तो यही एक रीज़न है क्यों साइमन्स कमीशन को इतना प्रोमिनेंस दिया जाता है, क्योंकि इट लिटरली पेव्ड वे फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि 1947 के बाद जब हिंदुस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वाज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेहरू की रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं कि व्हेन साइमन वाज डूइंग हिज वर्क, व्हाट वर इंडियंस डूइंग देन। ये नेहरू रिपोर्ट जो थी वो मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी की रिपोर्ट नहीं थी। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये मोतीलाल नेहरू जी की पिक्चर है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ साइमन्स कमीशन 1928। दरअसल साइमन्स कमीशन के विरोध में जो थे वो चंद इंडियंस इकट्ठे हुए थे और वो भी कुछ ना कुछ करना चाहते। तो आइए देखते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या थी। The Indian leaders were to draft a constitution for India, implicitly implying that Indians were capable of finding a common path and drafting a constitution। 1919 के रिफॉर्म्स बनाए गए। 1929 में एक कमेटी रखानी जाई थी जो रिव्यू करना चाहिए था कि 1919 के रिफॉर्म्स कहाँ तक सक्सेसफुल थे, लेकिन आयरनी ये थी कि उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। तो इंडियंस वर एनरेज्ड। कहीं ना कहीं मोतीलाल नेहरू जो थे वो चाहते थे कि लेट अस प्रूव ब्रिटिश रॉन्ग्स, कि हम खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, क्योंकि उस वक्त के वाइसरॉय ने जो थे वो ये कहा था कि इंडियंस वर नॉट केपेबल ऑफ फाइंडिंग और क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर ओन। तो कहीं ना कहीं उस वक्त के जो लीडर थे उन्होंने अपने दिल पर यह बात ले ली थी और नेहरू रिपोर्ट जो था वो यहीं पर एस्टेब्लिश किया जाता था। इट वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाई इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव भी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाई इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स? इट वॉज नेहरू रिपोर्ट। दिस कमिटी वॉज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू विद जवाहरलाल नेहरू एज सेक्रेटरी। तो बाप बेटे दोनों भी जो थे वो इस कमिटी का हिस्सा थे। रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट ने रिकमेंडेशंस क्या किया? डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो थे वो इस नेहरू रिपोर्ट ने नहीं मांगा, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा।
यानी कि कनाडा फॉर एग्जांपल ले लें, वहां पर डेमोक्रेसी तो है, फ्रीडम तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो मोनार्क है। तो इस तरीके का ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा हिंदुस्तान को बना दीजिए, लेकिन इंडिपेंडेंस के नाम पर जो है वो एक डोमिनियन स्टेटस हमें दे दीजिए। ये सबसे पहला रिकमेंडेशन था। इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन एज सिटीजन, ये जाहिर सी बात थी। नो स्टेट रिलीजन, यानी कि एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉट इवन वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो रिलीजन या कम्युनल कार्ड खेलता है। इट हैज़ बीन सेक्युलर ऑलवेज। तो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म वॉज ऑलवेज एट द फोरफ्रंट। नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर एनी कम्युनिटी, तो 1909 से लेकर जो प्रथा चल रही थी सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स की, वो खत्म करना चाहता था नेहरू। लेकिन हावेवर इट डिड प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी सीट्स, कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स की परमिशन ना दें, लेकिन सीट्स को रिजर्व करें ताकि माइनॉरिटीज, तो कि उस वक्त के मुसलमान, सिख या फिर दलित जो थे, उन्हें रिजर्वेशन का आप एक प्रथा दे सकते हैं। It provided for reservation for seats for Muslims at center and in provinces where they were in minority. तो मुसलमानों को कम्युनल इलेक्टोरेट ना दें, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट ना दें, बल्कि रिजर्वेशन का एक प्रावधान दें। अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ रेसिडुअल पावर्स विथ सेंटर, यानी कि आज जिस तरीके का हिंदुस्तान हम देख रहे हैं, प्रोविंसेस है लेकिन जो रेसिडुअल पावर है वो सेंटर के हाथ में है। तो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी इस नेहरू रिपोर्ट में। At the all-party conference held in Calcutta in 1928 to discuss the report, जिन्ना made 3 amendments to the report। तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो ये रिपोर्ट कुछ भाई नहीं थी, चंद रिकमेंडेशंस वो करना चाहते थे इस नेहरू रिपोर्ट को। तो आइए देखते हैं कि वो रिकमेंडेशंस क्या थे। 1/3 रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटर, नेहरू जी ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने अपने नेहरू रिपोर्ट में कहा था कि सेंटर में चंद सीट्स रिजर्व किए जाएंगे, लेकिन एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो 1/3 सीट्स जो थे पूरे मांग रहे थे मुसलमानों के लिए। रिजर्वेशन वो एक्सेप्ट तो कर रहे थे, लेकिन पूरे 1/3 सीट्स के। रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन अंटिल अडल्ट सफरेज वाज एस्टैब्लिश्ड। तो वो पंजाब और बंगाल में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे मुसलमानों के लिए। रेसिडुअल पावर्स टू बी वेस्टेड विद द प्रोविंसेस एंड नॉट द सेंटर। तो ये था मास्टर स्ट्रोक मोहम्मद अली जिन्ना का कि आप फेडरल गवर्नमेंट तो बनाइए, लेकिन रेसिडुअरी पावर जो है वो सेंटर में नहीं, वो स्टेट्स में दीजिए। तो ये रिकमेंडेशंस, ये 3 रिकमेंडेशंस थे जो जिन्ना ने दिए हुए थे, विच वर नॉट एक्सेप्टेड। Since these demands of Jinnah were not met, he gave the 14 points in March 1929, which served as the basis of all future agenda of League. तो मोहम्मद अली 14 point, मोहम्मद अली जिन्ना's 14 point resolution is also one of the most important। इन्हीं 3 prominent points को लेकर और थोड़े से additions उन्होंने किए हुए थे, जिन्ना ने अपने 14 point principles को भी दिया हुआ था। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी स्वराज और द वे टू पूर्ण स्वराज के बारे में। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और किस तरीके से पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन दिया गया था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।